ताकि लोगों के पास, ठीक। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये साउथ से चलेगा, नॉर्थ में जाएगा आउटसाइड द अर्थ, और इनसाइड क्या करेगा, साउथ, नॉर्थ से साउथ जाएगा, क्लोज लूप बनाता है। अर्थ पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। पता है सबसे पहले कहां मिला मैग्नेटिक फील्ड? लोगों को पता था या नहीं पता था ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत लंबे समय पहले की बात है कि वो एक जो आदमी था वो अपना एक बोट लेके अमेरिका से निकला, और सर वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचा जहां पे कोई नहीं था। जब वो आइलैंड पे पहुंचा और उसने एक रॉक पर चढ़ा, एक चट्टान पर जब चढ़ा, तो उसके पैर वहां पर फ्रीज कर गए। मतलब व्हेन ही ट्राइड टू लिफ्ट द फीट आफ्टर क्लाइंबिंग द रॉक, वो रॉक पे जैसे ही खड़ा हुआ उसके बाद में उसने अपने पैर उठाने की कोशिश करी, तो सर उसके पैर नहीं उठे, उसके पैर वहीं जम गए। उसने चीखने लगा, घोस्ट घोस्ट, भूत आ गया। लेकिन उसे लगा कि अरे मेरे पैरों के अंदर तो मूवमेंट हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है ये मेरा भूत हुआ है। उसने क्या करा कि अपने फीट में, अपने पैरों को, अपने फीट को अपने बूट में से निकाल लिया। अब उसके बाद में बूट को पकड़कर देखा, हिलाकर देखा, तो मालूम पड़ा कि बूट उस रॉक पर चिपका हुआ है। ठीक, उसने उसे पैर खींचा, निकल आया वो। उसके बाद में उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रॉक पर रखकर देखा। राज गंगवार जी, जी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसके ऊपर डिफरेंट मटेरियल रख के देखे कि क्या ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मालूम पड़ा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने अपने देखा बूट में नीचे ना, उसमें उसने क्या कहते हैं ना, ये हंटर टाइप के लोग जो होते हैं या जो एडवेंचर करने निकलते हैं ना, ये अपने शूज में आयरन के ना वो बड़े बड़े क्या करते हैं ना, पीसेस लगा लेते हैं। देखा होगा ना आपने, हिंदी फिल्मों में तो आवाज आती है कड़क कड़क कड़क, विलेन जब चलता हुआ आता है तो वो नीचे ना आयरन लगी होती है। तो वो या ठाकुर जो था ना शोले वाला, उसके पैरों के जूतों में ना, उसके जूतों में कीले लगी थी, ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, है ना, याद है वो। तो वो क्या था ना, उसमें नेल्स, नेल्स लगी होती है आयरन की। तब उसे पता चला ये रॉक जो है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटाइट था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो राम सेतु है, मैं किसी राम सेतु के बारे में भी आपको पूरी बात बताऊंगा, उसमें जो पत्थर जो तैर रहे थे ना, वो मैग्नेटाइज थे। उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से लेस थी। एनी हाउ दे वर हैविंग अ मैग्नेटिक करेक्टर। खैर, तो मटेरियल में क्या था, मटेरियल में करेक्टर था। और मटेरियल का जो करेक्टर था वो क्या था कि वो अपने अंदर से एक ऐसा फील्ड रिलीज कर रहा है जो दिखाई नहीं देता है। ना दिखाई देने वाला फील्ड अभी तक लोगों को मालूम जो था ना, वो एक था, पता है कौन? जिसके बारे में न्यूटन देवता ने बताया, ग्रेविटेशन। इन्हें नहीं मालूम था कि ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, न्यूटन ने बता दिया था बस कि हाँ भाई ठीक है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती है। ये जो सेकंड मिला इन्हें, वो मैग्नेटिक था। और सबसे लास्ट में जो इन्हें ना दिखने वाला फील्ड मिला, वो इलेक्ट्रिक। बाद में एक्सप्लेनेशन हुई इलेक्ट्रिक की, क्योंकि जब मैग्नेटिक पर काम होना शुरू हुआ ना कि मैग्नेट क्या है, कहां से आ गया, क्यों हो गया, तब मालूम पड़ा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी है। खैर, तो बेसिकली हुआ क्या कि ओरिस्टेड ने ये देख लिया, इस समय तक कंपास बन चुकी थी। कंपास देखी होगी आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल में। कंपास का जो है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखिएगा, या बहुत सारे लोगों के मोबाइल में इनबिल्ट होगा। आप उसको हॉरिजेंटली रख दीजिए, सर आप नोटिस करेंगे उसकी जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। और आज आप लोग ये ढूंढ कर मुझे बताएंगे कि आपके मोबाइल में जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये जो वो होते हैं ना, आप मोबाइल की स्क्रीन का वो पोर्ट्रेट वाला लगा दीजिए तो वो स्क्रीन रोटेट कर जाती है, ठीक है, या ये बार मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेटिक निडल तो है नहीं, तो ये बार मैग्नेट कैसे काम कर रही है। कल आप लोग ढूंढेंगे इंटरनेट पर या सारी जगहों पर जहां हो सकता है, कल आप लोग मुझे उसके बारे में अपना अपना आइडिया लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो कंपास जो होती है ना, ये एक मैग्नेटिक निडल होती है, बार मैग्नेट जैसी।
और जब आप इसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डायरेक्शन बताती है कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। ठीक है, इतनी बात को आप मानकर चलो, ये पहले से लोगों को मालूम था। अब ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक कंडक्टर लिया, मेटेलिक ऑब्जेक्ट कहने के, इस कंडक्टर पर इन्होंने एक बैटरी लगाई। बैटरी के साथ एक रियोस्टेट लगाया करंट की वैल्यू को चेंज करने के, और एक की लगाया। और कंपास निडल इस कंडक्टर के आसपास है। ये कंडक्टर इसके आसपास है। अभी आप देख सकते हो क्यू ओपन है, ये जो था अर्थ के साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड है। कंपास, दिस इज कंपास। और जैसे ही प्लग इन करा, इसका जो डिफ्लेक्शन था ना, नॉर्थ साउथ के बदले कोई और हो गया। सरप्राइज। इन्होंने करंट की वैल्यू को रियोस्टेट से चेंज किया, जैसे जैसे चेंज करते गए इसके डिफ्लेक्शन में वेरिएशंस होते गए। ठीक, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पर, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। फिर बाद में उन्होंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, जहां पॉजिटिव लगाया जहां नेगेटिव लगाया उसको रिवर्स कर दिया, मालूम पड़ा डिफ्लेक्शन भी टोटली रिवर्स हो गया। तो इन्होंने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक। याद रखना, अभी मैं बोल रहा हूं ये जो पोल्स होते हैं, these poles are basically misconcept। there is nothing like a pole। पोल नाम की कोई चीज नहीं होती है। इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि when current flows through conductor, then it produce magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, whose magnitude depends upon, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। और इन्होंने कंक्लूजन में अपनी एक बड़ी सी लाइन लिख दी, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्होंने बात बता दी। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट है, और अगर उसको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर देखो तो मूविंग चार्ज है ना, क्योंकि करंट जो होता है मूविंग चार्ज से जनरेट। तो वेन एवर देयर इज ए करंट, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। whenever the current flows through a wire then it produce magnetic। ठीक, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लास 10th में लेके चलता हूं, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड थंब। यस सर। राइट हैंड थंब और राइट हैंड ग्रिप रूल, इसका नाम ये भी रखा।
ये सर क्या मैक्सवेल्स कॉर्क्सक्यू, हाँ मैक्सवेल्स कॉर्क्सक्यू हाँ लॉ करके भी कुछ था। मैक्सवेल स्कूल लॉ भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, मैक्सवेल्स स्कूल लॉ। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, तीनों को एक ही तरह से डिफाइन करते हैं। इफ वी होल्ड अ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर को होल्ड कर लें इन आवर राइट हैंड, राइट हैंड में, इन सच ए वे, इस तरह से, दैट थंब remains in direction of current, हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स होल्डिंग कंडक्टर represent direction of magnetic field lines, represents direction of magnetic field lines। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो अब मान लीजिए मेरा पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने इस तरह से पकड़ा, ये डायरेक्शन ऑफ थंब हो गई, और कर्ल ऑफ द फिंगर जो होल्ड कर रही है कंडक्टर को, यानी कि फील्ड लाइन इसके चारों तरफ ऐसी लंबी, और जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो फील्ड यहां से इनवर्ड जाता हुआ होगा और यहां से आउटवर्ड आता हुआ, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर जाएगा लाइट में, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे लेफ्ट में, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines form closed loop। ये वाली बात हालांकि लोगों ने पहले धरती के केस में, अर्थ के केस में पहले ही कह दी थी कि आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, अर्थ के मैग्नेट में, ध्यान रखना ये अर्थ के लिए है, और इनसाइड द अर्थ नॉर्थ टू साउथ, ये पहले से है, ठीक। लेकिन इन्होंने जो बात कही, अच्छा वो क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में है, क्लोज लूप बना है ना, गॉट इट, इतनी बात समझ में आई। इस बात को अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज हम यहां पे सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ये जो होगा सर ये बी से रिप्रेजेंट होगा हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है टेस्ला, बिल्कुल फेमस साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला के नाम पर टेस्ला, हालांकि इसको दो और क्वांटिटीज कहते हैं, अदर यूनिट्स हैं इसकी। उसमें आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर कभी कभार इसको लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये इसकी अलग
इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो गॉस के नाम पर है, गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है। ये जो था Yes, ये sir. अभी तक का एक तरीके से मान के चलिए जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था ये। ठीक, मैंने जो बात करी मैं बात, मान लीजिए कि आपके पास में एक चार्ज है, मूविंग चार्ज। सर इसके पास में अपना मास है, तो ये अपना ग्रेविटेशन फील्ड होगा। ये बात अलग है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, ये चार्ज है तो सर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा। और क्योंकि ये मोशन में है, करंट बना रहा है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज, ये ग्रेविटेशन फील्ड देगा और जनाब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। लेकिन चार्जेस के बारे में बात करी जाए ना तो सर चार्जेस रेस्ट में होते ही नहीं। आप किसी बॉडी को चार्ज दे दो, ये पेन है, पेन को रब कर लो तो चार्ज स्टेशनरी हो गया, मान लिया। कंडक्टर की सरफेस पे दे दिया, चार्ज स्टेशनरी हो गया। लेकिन डोंट फॉरगेट ईच एंड एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम। एटम is having electron and the nucleus. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस, इसमें एक होता है प्रोटॉन P प्लस, सर एक होता है न्यूट्रॉन 0 and 1। सर पूरे यूनिवर्स में देयर इज नथिंग विच इज विदाउट द इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से आप क्या कहिए कि कहते हैं ना कि गॉड हर जगह है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन हर जगह है। ये जो न्यूट्रॉन है ये बेचारा कंपोजिशन का है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल वन। अगर ये न्यूक्लियस के बाहर मिला सर ये डिके कर जाएगा तुरंत प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। और अगर आपको छोटा सा याद हो पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में अपनी स्पिन होती है, क्वांटम नंबर होता है, स्पेसिफिक क्वांटम नंबर है, शेल में है, सब शेल में है, होगा जरूर। यानी कि इसकी स्पिन है, यानी कि ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो प्रोटॉन कैसे रह जाएगा? ये तो इससे बना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों भाई? अगर आप इसको रोटेट करा रहे हो तो इसको आप स्टेशनरी रख ही नहीं सकते। ये अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है, प्रोटॉन भी मोशन में, यानी कि दोनों के अपने अपने फील्ड। कौन से वाले? ग्रेविटेशन तो थे ही थे, चार्ज है इलेक्ट्रिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गए। यानी कि आप एक बार को बोल दीजिए इट इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एविडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन सर मैग्नेटिक फील्ड का एविडेंस मिलेगा। और इसको बड़े लेवल पर देखो, योर अर्थ, हाँ भैया, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज हैविंग अ पोल, पेयर ऑफ द पोल्स। और पोल मैं फिर से कह रहा हूं, पोल इज नथिंग, यहां पर कुछ है ऐसा जो करंट बना रहा है। अब करंट कौन बना रहा है? मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, जिसको हम डायनामो कहते हैं, अर्थ में डायनामो, DYNA। क्या हो जाता है मुझे? इसके अंदर डायनामो चल रहा है,
वो डायनामो क्या है? अर्थ के अंदर मॉल्टन है, मॉल्टन। सर उसका टेम्परेचर जानते हैं कितना है? मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल अपनी एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकता, डेफिनेटली वो आयोनाइज हो गया होगा। अब अर्थ क्या कर रही है? अर्थ रोटेट कर रही है। आप इमेजिन करो आपके पास में एक एग है, नहीं एग मानना चाहो आप, एक बॉटल लो स्फेरिकल फुटबॉल जैसी, ठीक है, उसके अंदर पानी भर दो, उसे रोटेट कराओ। अब आप ये सोचो क्या उसके अंदर का वाटर स्टेशनरी रह सकता है? आंसर है नहीं। उसके अंदर का लिक्विड भी रोटेट करेगा, लिक्विड लेकिन आयनिक फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बताया बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पर वो आइंस करंट कंडक्ट कर रहे होंगे, फ्लो कर गए तो करंट आ गया, यानी कि अर्थ के अंदर करंट है कहीं पर, तो अर्थ का रोटेशन डायनामो जनरेट कर रहा है। अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, इतनी बड़ी करंट है, उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाकर रखा। और ये अर्थ में ही नहीं है, ये जितनी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में है। एक बात को हमेशा याद रखना, करंट फ्लो करती है तो क्लोज लूप में होती है। क्लोज लूप का मतलब बंद रास्ता। बैटरी का एक जगह पर हायर पोटेंशियल होगा, एक जगह पर लोअर पोटेंशियल होगा। करंट का फ्लो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कहीं पे भी जाएंगे, बैटरी के पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। मैंने मान लिया यहां पे करंट साउथ है, सॉरी क्लॉकवाइज है, here I suppose current is anti clockwise। आप अपनी कॉपी में ब्लैंक पेज पर बनाकर देखिएगा, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है, कन्वेंशनली इट इज सपोज्ड दैट इट इज अ साउथ। आप देख सकते हो यहाँ पे साउथ बनाऊंगा तो साउथ के जो निकल कर आ रहे हैं ना, इसके ये सीन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट मिल रहा है। यहाँ नॉर्थ बनाऊंगा, आप ब्लैंक पेज पर बनाकर देख लीजिए, अगर ये बनाएंगे तो उसको रिवर्ट करेंगे, दूसरी साइड से देखेंगे ये दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे दूसरी साइड में देखेंगे ये दिखाई देगा। इसीलिए बोला जाता है मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ दो, हमेशा पोल मिलेंगे, पेयर ऑफ द पोल्स। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, साउथ के अपोजिट में नॉर्थ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर तुम्हें करंट क्लॉकवाइज दिख रहा था, अगर तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट होती और तुम्हारे घर में कोई बैठा हुआ उस तरफ से स्क्रीन देख रहा होता तो उसे वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होती। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ मैटर ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नजरिया डिपेंड करता है। ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है। तो पोल्स आर मिसकंसेप्ट, किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चांस की बात थी कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उनको जब पता चला तो अर्थ में उन्होंने, क्योंकि सन की डायरेक्शन ईस्ट मान ली, उसका लेफ्ट नॉर्थ मान लिया, तो इसीलिए उन्होंने ये बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ में होता है। अगर बाई चांस किसी ने वहां पे रखा होता कि भाई जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ का नाम हाथी रखा होता और साउथ का नाम गधा रखा होता, तो शायद हम ये कह रहे होते कि फील्ड लाइन वहां हाथी से निकली गधे में चली गई, है ना, या उसका नाम मैंने ईस्ट रखा होता, नॉर्थ रखा होता, तो हम ये कह देते ईस्ट और वेस्ट रखा होता तो आप बोल देते इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। अब आप जितने हेवनली ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड करते हो ना, आप अपने रेफरेंस में करते हो, इसीलिए आप उसका नॉर्थ और साउथ ढूंढने अपने हिसाब से जाते हो। उन्होंने नहीं बताया कि हमारा नॉर्थ है हमारा साउथ है। गॉट इट? तो पोल इज ए मिसकंसेप्ट, पोल कहीं नहीं होता है, पोल केवल करंट पर डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली अ मूविंग चार्ज, केवल मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। ये हर एटम में है, ये हर न्यूक्लियस में है, ये हर एक न्यूट्रॉन में है, ये हर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में है। इलेक्ट्रिक फील्ड एविडेंस नहीं दे सकता क्योंकि प्रोटॉन से फील्ड लाइन निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन में चली जाएंगी, दोनों एक ही जगह पे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिल सकता है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? ये जो चीजें थी बेटा, ये अर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड, उनका नाम है बायोट-सवर्थ। जो ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट
अनडिटरमाइंड रह गया, मतलब इन्होंने केवल इतना कह दिया कि इस पर और इस पर डिपेंड कर रहा है, इन्होंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, इन्होंने कहा कि दैट सपोज दैट देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कैरी कर रही है, दिस इज अ लॉन्ग कंडक्टर, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट दिया, लेंथ। यहाँ एक नया वर्ड यूज होगा, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मींस आईडीएल, और ध्यान से देखो मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पूरे कंडक्टर में करंट कहीं जाए कोई मतलब नहीं, आप ये देखो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में करंट कितना है, तो आईडीएल। अगर मैं इनकी बात मानता मैक्सवेल की या फिर राइट हैंड ग्रिप रूल की, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलना चाहिए। इन्होंने कहा हम किसी और पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, इन्होंने एक पॉइंट डिटेक्ट किया P, जिसकी डिस्टेंस ली इन्होंने R, इनके बीच के एंगल माना इन्होंने थीटा। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखूं, तो डेफिनेटली इनवर्ड जा रहा होगा। ध्यान रखना, इनवर्ड वेक्टर क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है, इनवर्ड वेक्टर क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा, आउटवर्ड वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, वेक्टर क्वांटिटी इनवर्ड आउटवर्ड क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट होगी, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर फील्ड देखा डी, इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल क्रॉस यूनिट वेक्टर r अपॉन r। इन्होंने फॉर्मूला ये लिख दिया, ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसका स्केलर फॉर्म देखता हूं तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज आइडियल क्रॉस यूनिट वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर। आप इसको लिखकर चलेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर था r का, ये पोजीशन वेक्टर है, अपॉन r स्क्वायर। इट मींस आप अगर समराइज करना चाहें तो बोल सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन कहना बढ़िया रहेगा आइडियल, यानी कि करंट एलिमेंट जितना बड़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। दूसरी बात, ये डिपेंड कर रहा है एंगल थीटा पर, dB प्रोपोर्शनल टू साइन। अगर आप मैक्सवेल की भी बात देखो या राइट हैंड ग्रिप रूल की बात देखो, उसमें भी इन्होंने ये कहा कि फील्ड ग्रिप ऑफ द फिंगर के हिसाब से है, यानी कि कंडक्टर ऐसे है ना, देखा इन्होंने ये नहीं कहा कंडक्टर को ऐसे करके पकड़ो, जिस डायरेक्शन में करंट है यहां पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्यों? क्योंकि सारी फील्ड लाइन कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर है, और इसीलिए प्रपोज्ड हुआ लॉ साइन थीटा के फैक्टर, क्योंकि साइन अगर मैं यहां पे जाऊंगा साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन आइडियल करंट एलिमेंट एंड यूनिट वेक्टर r, इन दोनों के बीच का है। और आप देख सकते हो dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये जो है 3 पॉइंट्स को स्पेसिफाई करता है। क्लियर? आप इसको देखें अगर गौर से, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा साइन ऑफ द एंगल, एंगल किस किस के बीच का? dl और r के बीच का। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बनता है। तो व्हाट दिस म्यू नॉट इज हियर, ये म्यू नॉट क्या है? दिस म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट permeability of free space. This is absolute permeability. Permeability
एंड परमिटिविटी बोथ आर द सिनोनिम्स। आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, वो परमिटिविटी होता है, ये म्यू नॉट है, ये परमिएबिलिटी है, दोनों का मीनिंग एक ही है। मटेरियल को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज या इलेक्ट्रिसाइज कर सकता है ये, यानी कि कितने डायपोल बना सकता है उस मटेरियल के अंदर, उसको परमिएबिलिटी कहते हैं। डायपोल बनाने का किस्सा क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं। आपने बचपन में या अभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास में एक मैग्नेट है और आप कहते हो कि ये आयरन की नेल उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। सर ये अगर अट्रैक्ट हो रही है ना, तो इस बात का मतलब इसमें साउथ है, यहाँ पर नहीं। लेकिन ये केवल तब बनेगा जब ये इसके पास में होगा। आप इस मैग्नेट को हटा दीजिए, इसमें पोल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये मटेरियल अपने अंदर डायपोल बनाता है। कितने डायपोल बनते हैं उसका मेजरमेंट या तो परमिटिविटी से होता है या परमिएबिलिटी से। इलेक्ट्रिक डायपोल बनते हैं तो आप उसको परमिटिविटी कहते हैं, और अगर मैग्नेटिक डायपोल बनते हैं आप उसको परमिएबिलिटी कहते हैं। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, याद रखिएगा। क्लियर? तो दिस इज बायोट्स। ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने के लिए मेरा जो आपके साथ में हमेशा सजेशन रहेगा, वो आप क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई। आइडियल इज द फर्स्ट वेक्टर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को लेके चलूं तो फिलहाल होता क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, आप लोग लिखते हो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये जो यूनिट वेक्टर एन होता है मेरे बच्चों, ये परपेंडिकुलर टू ए होता है। ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये परपेंडिकुलर टू बी। अगर मैं इसे यहीं पे रख दूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके चलूं डीबी, आप बोल रहे हो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये हो जाएगा मेरे लाल आइडियल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। आप देख सकते हो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये थर्ड वेक्टर है। अगर ये थर्ड वेक्टर है, एक काम कीजिए, जल्दी से रिज्वाइन कीजिए,